हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 8। इस अध्याय का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के बारे में आप 3 प्रकार की चीज़ें पहले से जानते हैं। कार्बन का प्रतीक C होता है, साथ ही इसका परमाणु क्रमांक 6 है और ये आवर्त सारणी के P ब्लॉक में उपस्थित होता है। ये जानकारी आपको पहले से है। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी होगी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 8 में उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही कार्बन कौन कौन से यौगिकों का निर्माण करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो यौगिक बनाता है उसे कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। नाम आपको याद रखना है, कार्बनिक यौगिक। और चैप्टर नंबर 8 कार्बनिक या फिर जो केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान है, उसकी एक पूरी शाखा है या फिर शाखा का इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि इसमें हम कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं, इस कारण से इस रसायन विज्ञान की इस शाखा को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने कार्बन के बारे में अध्ययन नहीं किया था। जो 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर था उसमें हमने कार्बन का अध्ययन नहीं किया था। तो इन चैप्टर्स को हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो हमने अकार्बनिक रसायन को पहले से कंप्लीट कर लिया है और आज हम बढ़ेंगे कार्बनिक रसायन पर। तो जैसा कि हर एक चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जो हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं होता, परंतु इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के थ्योरम आपको देखने को मिलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का पहला जो पैराग्राफ है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें आप सबसे पहला सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं, बर्जीलियस का सिद्धांत, जिसका नाम है जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे वोहलर ने किस प्रकार से इस जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस सिद्धांत के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इस सिद्धांत का खंडन। तो ये सिद्धांत किस बारे में, यह जानना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो हमें बर्जीलियस का सिद्धांत बताता है। और उसके बाद में वोहलर जो है वो इस सिद्धांत का खंडन करता है। तो बढ़ते हैं इस सिद्धांत की ओर। सबसे पहले देखते हैं बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कार्बनिक यौगिकों के निर्माण से रिलेटेड सबसे पहले एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। उस सिद्धांत की भाषा क्या थी, सबसे पहले उस भाषा को पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो, उनका निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। कृत्रिम विधियों द्वारा इन्हें नहीं बनाया जा सकता। यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो या फिर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवधारी स्रोतों का मतलब है सजीव, केवल सजीव से ही हम उनका निर्माण कर सकते हैं। सजीव में पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आते हैं, मानव वगैरह, तो उनसे ही हम केवल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। और कृत्रिम विधियों से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो साइंटिस्ट प्रयोगशाला में काम करते हैं, केमिकल्स वगैरह का काम करते हैं, वहाँ पर कार्बनिक यौगिक को नहीं बनाया जा सकता। बर्जीलियस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसको मैं वापस से रिपीट करता हूँ। बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीव या फिर जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, कृत्रिम विधियों से इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। परंतु इस सिद्धांत का खंडन किया यहाँ पर वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। वोहलर ने किस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया, उसका प्रमेय एक बार हम देखते हैं। उसने बताया कि अकार्बनिक पदार्थों, यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, उनको हम प्रयोग में लेकर के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम कृत्रिम विधियों से कर सकते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो उसको लेकर उसने एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया।
जिसमें उसने 2 अकार्बनिक पदार्थ लिए। ठीक है, 2 अकार्बनिक पदार्थ उसने लिए और उनको मिलाकर के उसने एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। वो 2 कार्बनिक पदार्थ कौन से थे, उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला था अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है NH42SO4 और उसके साथ में था आपके पोटेशियम साइनेट यानी कि KCNO। इन दोनों को मिलाकर उसने यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है NH2CONH2। ठीक है, तो ये 2 अकार्बनिक पदार्थ थे। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि यहाँ पर जो पोटेशियम साइनेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम साइनेट के अंदर कार्बन आ रहा है, तो ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। परंतु आपको याद रखना है कि वे यौगिक जिनमें साइनेट आता है, CN आपको जहाँ पर भी देखने को मिले, तो वो एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ माना जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। इसमें इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पर भी साइनेट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर अमोनियम साइनेट के बारे में दिया गया है, तो ये एक प्रकार का इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। साथ ही में नीचे की ओर यहाँ पर दिया गया है कि जो यूरिया होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूरिया होता है वो एक ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ है। जो हमने इन अकार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से पदार्थ यूरिया बनाया है, वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि ये मानव के यूरिन में उपस्थित होता है। ठीक है, जो मानव होता है उसके यूरिन में यूरिया उपस्थित होता है। और अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ने कहा था कि जो भी चीज़ें हमें सजीव से प्राप्त होती है वो कार्बनिक होती है, यानी कि यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार से अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके वोहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। तो उसकी पूरी अभिक्रिया को अब हम देखते हैं कि उसने कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर काम में ली थी। तो अभिक्रिया आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसने एक तो लिया था अमोनियम सल्फेट। ठीक है, उसी के साथ में उसने लिया था पोटेशियम साइनेट। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है कि यहाँ पर जाता है SO4 के पास और जो साइनेट है वो चला जाता है अमोनियम के पास। तो यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम साइनेट और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट। और अमोनियम साइनेट भी एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें CN देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी साइनेट आपको CN साथ में देखने को मिले वो एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है। अब इस अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को जब हम हीट देते हैं या फिर गर्म करते हैं तो यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्यों है, उसका कारण मैंने आपको बताया था, ये मानव के यूरिन में उपस्थित होता है। मानव जो है वो एक प्रकार का सजीव है और सजीव से जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है बर्जीलियस के अनुसार वे कार्बनिक होती है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। शॉर्ट में मैं वापस से इसको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले बर्जीलियस ने अपना जैव शक्ति सिद्धांत दिया, जिसमें उसने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों से संभव है, कृत्रिम विधियों से उन्हें नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद में वोहलर ने इस सिद्धांत का खंडन किया और उसने अकार्बनिक पदार्थों को लेकर कार्बनिक यौगिकों का फॉर्मेशन किया और इस सिद्धांत का खंडन हुआ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमें इतनी सारी जानकारी देखने को मिलती है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को समझने के बाद हमारा मेन चैप्टर 8.1 नंबर टॉपिक से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कार्बन परमाणु की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। इसकी जो पहली विशेषता है वो आप सब जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होता है और साथ ही इसका सिंबल जो है वो C होता है। इन दोनों चीज़ों के साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कार्बन एक P ब्लॉक का एलिमेंट है। हालांकि आप ये सब जानते हैं, तो सीधा बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर पॉइंट पर। उसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p2। अब कई स्टूडेंट्स इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली बार देख रहे होंगे और कई स्टूडेंट्स इसको लिखना जानते होंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखा जाता है,
क्योंकि आगे की जो कक्षाएं होगी 11th और 12th, वहाँ पर आपको इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। जिस प्रकार से आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक्स होते हैं, उसी प्रकार से 4 कक्षक होते हैं, S, P, D एंड F। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है S, उसके बाद में आता है P, उसके बाद में D और उसके बाद में आता है F। ठीक है, और साथ ही में आपको याद रखना है कि इन कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि S कक्षक में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं, D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं और F कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 14 भर सकते हैं। ठीक है, यह है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि S ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P ब्लॉक में आपको पता है 6 वर्ग होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। D ब्लॉक में 10 वर्ग, तो 10 इलेक्ट्रॉन, और F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, 1s, यहाँ पर 2s एंड 2p, यहाँ पर 3s, 3p एंड 3d, यहाँ पर 4s, 4p एंड 4d, और साथ ही में आपको लिखना है 4f। कैसे लिखा मैंने, वो आप पैटर्न समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हमें केवल p को लेना है, बाद में s एंड p दोनों को, फिर उसके बाद में s, p, d को, फिर उसके बाद में चारों को यहाँ पर लेना है, और यही क्रम आगे की ओर जारी रहेगा। यहाँ पर आएगा 5s। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब जो मेन ढांचा यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मेन ढांचा क्या है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, इसका मेन ढांचा है 1s, 2s एंड 2p। ठीक है, तो इस मेन ढांचे को किस प्रकार से लिखा जाता है उसको एक बार आप देखिए। तो आपको एक क्रम को फॉलो करना है, आपको हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना है, तिरछी लाइन आपको खींचनी है। ये हो गया 1s, ये हो गया आपका 2s, 2p एंड 3s, 3p एंड 4s, 3d, 4p एंड 5s। ठीक है, तो आपको हमेशा ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर आना है, और इस पैटर्न को अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो क्या बन रहा है, 1s, ये 1s हो गया यहाँ पर, उसके बाद में आ रहा है 2s, फिर वापस से ऊपर से नीचे आऊँगा तो 2p एंड 3s, 2p एंड 3s, उसके बाद में यहाँ पर 4th नंबर लाइन है 3p एंड 4s, 3p एंड 4s, और 5th नंबर लाइन आपकी है 3d, 4p एंड 5s, 3d, 4p एंड 5s। आगे भी इसी तरह का पैटर्न जारी रहता है, परंतु आपके लिए काम की चीज़ बस इतनी ही है। तो आपने मेन ढांचा यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पता है कि S में अधिकतम 2 बढ़ सकते हैं, P में अधिकतम 6 और D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14। तो मान लीजिए हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। हम जानते हैं कि S में हम कितने बढ़ सकते हैं, 2, तो 2 तो यहाँ पर फिल हो चुके हैं। उसके बाद में दूसरे S में भी 2, 4 हो चुके हैं। 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2, यानी कि P में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। अगर मैं किसी दूसरे तत्व का एग्जाम्पल लूँ जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हमें फिल करना है। तो इसी में मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं माइनस करता हूँ वापस से। ठीक है, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस बार फिल करना है। 1s में हमने भरे 2 और 2 हो गए 4, P में अधिकतम भर सकते हैं 6 और 4 हो गए 10 के बाद में S में वापस से 2, 12,
12 के बाद P में वापस से 6 18, 18 के बाद S में 2 20, 20 के बाद में D में 10 यानी कि 30। चलिए वापस से काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30। तो इस प्रकार से यहाँ तक जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आपको मूल रूप से ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है, किस प्रकार से इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, ढांचा बनाना है। उसके बाद में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, आप सब जानते हैं कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट 3rd नंबर पॉइंट है आपका कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो संयोजकता टॉपिक हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। और कार्बन की अगर संयोजकता ज्ञात करने की बात करें तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब बाह्यतम कोश में 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो वही उसकी संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 है। अब संयोजकता का वास्तविक अर्थ क्या होता है उसे यहाँ पर समझने का प्रयास हम करते हैं। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता। या फिर मूल रूप से बात करें तो यहां पर कार्बन जो होता है वो 4 तरह से संयोग कर सकता है, यानी कि 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है, यानी कि इससे 4 हाइड्रोजन को मैं अटैच कर सकता हूं। तो ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, 4 लाइनें, वो संयोजकता को प्रदर्शित करती है। 1 2 3 4। यहां पर आप सिंगल बंद यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। कई बार बंद डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर एथीन का, यहाँ पर डबल बॉन्ड C के साथ बनाता हूं, यहाँ पर H एंड H, और इसके भी यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कार्बन की, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, और इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, यानी कि संयोजकता इसकी हमेशा सेम रहती है। इसी के साथ अगर त्रिबंध वाले यौगिक की बात करें, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है। और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कार्बन से बंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, यानी कि कार्बन की संयोजकता है 4। यानी कि कार्बन हमेशा अपनी संयोजकता को पूर्ण करने का प्रयास करता है, और इसको पूर्ण करने के लिए ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कार्बन अपने साथ और अन्य तत्वों के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और CO2 आपने गैस का नाम सुना होगा। इसका सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O, और इधर की ओर भी होता है डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखें कार्बन के साथ बंधों की संख्या 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन ने अपनी संयोजकता को पूर्ण किया है। तो इस प्रकार से संयोजकता का आप भौतिक महत्व जो है वो समझ चुके होंगे। 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद 4th नंबर प्रॉपर्टी आपके सामने है कि कार्बन की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पर फ है, कार्बन की ज्यामिति जो है वो चतुष्फलकीय होती है। अब बात आती है कि चतुष्फलक होता कैसा है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक चतुष्फलकीय ज्यामिति है, जहाँ पर 2 बंधों के बीच में बॉन्ड का एंगल 109 डिग्री 5 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, और इसके बंध जो है वो इस रूप में व्यवस्थित होते हैं कि एक चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण होता है। इसको अगर और भी अच्छी तरह से समझें तो इस डायग्राम में आप देखिए कि जो चतुष्फलक होता है वो आपने देखे होंगे मिस्र के जो पिरामिड होते हैं, मिस्र के पिरामिड होते हैं, उसकी ज्यामिति डिटो यहाँ पर होती है। और इन पिरामिड के बिल्कुल सेंटर में कार्बन उपस्थित होता है। और जो पिरामिड के शीर्ष होते हैं, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
ये और ये जो 4 शीर्ष है, यहाँ पर अन्य एटम जैसे कि हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छे से आप इस ज्यामिति को समझ चुके होंगे। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो प्रत्येक जो बंध होता है यहाँ पर, जैसे कि ये वाला बंध आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, इसका मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर पूरा डिग्री में इसको कन्वर्ट करें तो इसका मान होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कार्बन हमेशा चतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है। ज्यामिति कैसी होती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्बन की प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर परीक्षा की दृष्टि से बात करें, जिसका नाम है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन वर्ड से आप समझ रहे होंगे श्रृंखला। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है वो श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने साबुन और अपमार्जक पढ़े थे, उसमें भी साबुन में भी कार्बन लंबी श्रृंखला बनाता है, तो उसमें हमने इसके कार्बन की जो श्रृंखलन का गुण है उसका अध्ययन किया था। इसकी परिभाषा देखिए आप कि कार्बन अपने ही साथ या फिर अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन अपने ही साथ मिल करके 3 प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। पहला है अशाखित, दूसरा शाखित और तीसरा चक्रीय। तो इन 3 प्रकार के यौगिकों को अलग अलग रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है अशाखित कार्बनिक यौगिक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन श्रृंखला बना रहा है, परंतु इसमें कोई भी शाखा नहीं है, एकदम सीधी श्रृंखला है, तो इसे कहा जाता है अशाखित कार्बन श्रृंखला। और संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड किया गया है। 4 संयोजकता सब जगह यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसका नाम है ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन यहाँ पर काम में आ रहे हैं। नामकरण वगैरह आगे वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल इतना समझिए कि यहाँ पर कार्बन किसी भी प्रकार का शाखा का निर्माण नहीं कर रहा है, इस कारण से ये अशाखित श्रृंखला का एग्जाम्पल है। उसके बाद में आती है शाखित श्रृंखला, यानी कि कार्बन जो है वो शाखा का निर्माण करेगा। जैसे कि पेड़ की टहनी होती है, एक सीधी टहनी होती है, उसमें से कोई दूसरी टहनी निकलेगी तो ये उसकी शाखा कहलाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से कार्बन अगर श्रृंखला बनाते बनाते किसी शाखा का फॉर्मेशन कर दे तो उसे कहा जाता है शाखित श्रृंखला। ठीक है, सेम वही गुण यहाँ पर फॉलो होता है, कार्बन अपनी संयोजकता को कंप्लीट करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शाखित श्रृंखला का एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय का मतलब होता है गोला, यानी कि कंप्लीट जो है वो सर्कल का फॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6। ठीक है, कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो रहा है। कार्बन चक्रीय संरचना का फॉर्मेशन कर रहा है, इस कारण से इसे चक्रीय यौगिक कहा जाता है। और एरोमेटिक क्या होता है उसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी 10वीं में आपका इससे कोई संबंधित जो है वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो 3 टॉपिक आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अशाखित श्रृंखला जिसमें कार्बन सीधे तौर पर जुड़ा हो, शाखित यानी कि जिसमें कार्बन श्रृंखला में कोई शाखा उपस्थित हो, और चक्रीय यानी कि जब कार्बन मिलकर के एक गोलाकार संरचना का फॉर्मेशन करे तो वो हो जाएगी चक्रीय संरचना। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वो श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है, 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। तो उम्मीद है ये वाली जो विशेषता है आपकी क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। आप सब जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्थायी होते हैं, स्थायी प्रकृति के होते हैं। स्थायी क्यों होते हैं उसका कारण हम देते हैं विद्युत ऋणता से। किससे देते हैं?
विद्युत ऋणता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसका नाम है विद्युत ऋणता। ठीक है, इसका आंसर हम देते हैं विद्युत ऋणता से। कैसे देते हैं उसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैं मेथेन का यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। मेथेन में आप देख सकते हैं सेंटर में इसके कार्बन उपस्थित है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इससे अटैच है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको विद्युत ऋणता में समझाया था कि जब जो परमाणु होते हैं उनकी विद्युत ऋणता अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि यहाँ पर मेथेन में क्या देखने को मिलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग सेम होती है, जिसके कारण बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही उपस्थित होते हैं। इस कारण से इस संरचना में किसी भी प्रकार का विघ्न या फिर बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस कारण से हाइड्रोकार्बन अत्यधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हाइड्रोकार्बन स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन बनता है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखते हैं मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो मैं यहाँ पर गोले के रूप में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित कर रहा हूँ। बात करते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की। तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर क्रॉस के माध्यम से इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि ये अक्रिय विन्यास हीलियम का प्राप्त कर सके। ठीक है, हीलियम स्टेबल होता है क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है। तो इसका विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा, यानी कि कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर मैं गोला बनाता हूँ, तो इस गोले के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कार्बन का अष्टक भी पूर्ण हो चुका है और हाइड्रोजन हीलियम का विन्यास भी प्राप्त कर चुका है। तो इस प्रकार से ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एथेन का एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्बन मैं ड्रॉ करता हूँ। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सही से ड्रॉ करना होगा ताकि हम बंध का निर्माण आसानी से कर पाएं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर रखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर। दूसरा कार्बन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, इधर का हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा। तो ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए, ये भी 2 ग्रहण कर लेगा, ये भी 2 ग्रहण कर लेगा और ये भी 2 ग्रहण करके अपना अपना हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेंगे, जो कि स्टेबल विन्यास होता है। साथ ही में कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाएं वाले कार्बन पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूर्ण होंगे। जब मैं यहाँ से पूरा कवर करूँगा और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शामिल करूँगा तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस वाले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो चुका है। इस वाले कार्बन की बात करें तो इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए इस घेरे के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अष्टक भी पूर्ण हो रहा है और हाइड्रोजन हीलियम का विन्यास ग्रहण कर रहा है। इस कारण से ये विन्यास अत्यधिक रूप से स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस हमें चाहिए होती है वो
सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है जब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन सर्वाधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है वो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही अपने जो 10वीं के फ्रेंड्स हैं जो 9th से 10th में आने वाले हैं, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि उनको बेनिफिट हो सके और लॉकडाउन में आसानी से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।